गुड मॉर्निंग बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास है कोलाइडी विलयन का सेकंड प्रकार है परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य अनुनय क्रिया के आधार पे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो कोलाइडी विलयन होते हैं उनमें परीक्षित जो प्रावस्था यानी कि कोलाइडी विलयन में वो पदार्थ जिनकी मात्रा क्या होती है कम पाई जाती है वो कहलाते हैं परीक्षित प्रावस्था कहलाती है, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या कहते हैं परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। या हम वो पदार्थ जिसको हम मिलाते हैं वो कहलाता है परीक्षित प्रावस्था, और जिसमें मिलाते हैं वो क्या कहलाता है परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। तो परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अनुनय क्रिया के आधार पे जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और सेकंड है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन फर्स्ट हमारे पास में, तो जैसे हमारे पास कोई भी कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने भर रखा है परिक्षेपण माध्यम भर रखा है और इसमें हम मिलाते हैं परीक्षित प्रावस्था, तो वह कोलाइडी विलयन जिसमें परीक्षित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाने पर आसानी से मिल जाते हैं। यानी कि वे कोई अगर किसी भी विलयन में हम परीक्षित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं तो जो हमारे पास कोलाइडी अवस्था बनती है वो आसानी से बन जाती है, या जो हमारे पास परीक्षित प्रावस्था है वो परिक्षेपण माध्यम में आसानी से घुल जाती है। तो ऐसे कोलाइडी विलयनों को हम क्या कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। नेक्स्ट है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। तो ऐसे कोलाइडी विलयन जिसमें परीक्षित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में आसानी से घुल नहीं पाती है, और ऐसे कोलाइडी विलयन क्या कहलाते हैं हमारे पास द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो भी परीक्षित प्रावस्था है वो आसानी से घुल जाती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइडों को आसानी से बनाया जा सकता है, जबकि इसमें इनको आसानी से बनाया नहीं जाता है। अब हम बात करते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइडों में अंतर की बात करते हैं। तो सबसे पहला इनका जो अंतर है कि बनाने की विधि। तो जैसा अभी हमने पढ़ा है कि द्रव स्नेही जो कोलाइड होते हैं उसमें परीक्षित जो प्रावस्था होती है वो परिक्षेपण माध्यम में आसानी से घुल जाती है। जब इनकी जो परीक्षित प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम में आसानी से घुल जाती है तो ये जो कोलाइडी विलयन होते हैं इनको आसानी से बनाया जा सकता है, अर्थात इनको बनाने के लिए किसी विशेष विधि का उपयोग नहीं करते हैं। और अगर हम बात करेंगे किसके द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन की, तो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में जो परीक्षित प्रावस्था होती है वो परिक्षेपण माध्यम में आसानी से घुल नहीं पाती है। जब परिक्षेपण माध्यम में आसानी से घुल नहीं पाती है तो इनको बनाने के लिए हमें कुछ विशेष विधियों को क्या करना पड़ता है उपयोग करना पड़ता है। यानी कि इनको बनाने के लिए कुछ विशेष विधियों को काम में लिया जाता है। तो ये फर्स्ट हमारे पास था इन दोनों में अंतर। इसमें सेकंड हमारे पास जो अंतर है वो है स्थायित्व की बात करनी है इसमें। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में हमने ले रखा है जल, और जल के अंदर हम डालते हैं नमक। इसमें यहाँ पे नमक घुला हुआ है, किसमें जल में घुला हुआ है। अगर हम बात करें जैसे आपने इसका क्या बनाया, जैसे कोलाइडी विलयन बनाया एग्जाम्पल के तौर पर इसमें, तो जो नमक इस जल में घुला हुआ है वो कितने भी समय बाद मतलब कितना भी समय हो जाए वो क्या करता है वो नीचे नहीं बैठता है, ध्यान रखना। यानी कि अगर आप किसी भी जल में आप नमक डालकर उसको मिलाकर फिर आप वेट कर रहे हो कि कब जो भी नमक घुला हुआ है वो नीचे पैंदे में बैठ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ध्यान रखना। तो सेम कंडीशन है भाई, ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो आपने नमक लिया है ना वो जल में अच्छी तरह घुल चुका है, ध्यान रखना। इसीलिए वहाँ पे जो जल है जो नमक है वो कभी भी पैंदे पे नहीं बैठेगा। सेम कंडीशन है द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में,
इसमें भी परिक्षिप्त परावस्था और जो परिक्षेपण जो माध्यम है इनके बीच में अन्योन्य क्रिया हो जाती है, यानी कि परस्पर क्रिया कर लेते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि परिक्षिप्त जो परावस्था है वो परिक्षेपण माध्यम में आसानी से या पूर्णतः घुल चुकी है। जब पूर्णतः घुल चुकी है तो वो कभी भी क्या होती है, नीचे बैठती नहीं है, ध्यान रखना। यानी कि जो भी परिक्षिप्त परावस्था के जो कण होते हैं वो कभी भी पेंदे में नहीं बैठते हैं, मतलब वो हमेशा कैसे रहेंगे, स्थायी रहेंगे। जब स्थायी रहेंगे तो क्या आपको इस कोलाइडी विलयन में कोई स्थायी कारक डालना पड़ेगा क्या आपको? भाई नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो कोलाइडी विलयन है वो पहले से क्या है, स्थायी है। तो हम इसमें ये कहेंगे कि द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, इसीलिए इनमें किसी स्थायी कारक की आवश्यकता नहीं पड़ती हमें। जबकि द्रव विरोधी कोलाइड, तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास जल है इस कंटेनर में, और आपने इस जल में अब की बार डाली है क्या, मिट्टी डाल दी इसके अंदर। अब अगर आप मिट्टी को जितनी देर घोलते रहोगे आप, तब तक जो मिट्टी है वो जल के अंदर घुली रहेगी। लेकिन जैसे ही आप उसको क्या करते हो, थोड़ी देर के लिए उसको रख देते हो उस विलयन को, तो जो भी मिट्टी होती है वो सारी कहाँ होती है, नीचे पेंदे में जमा हो जाती है। तो यानी कि वहाँ पे स्थायी नहीं है जो आपके पास विलयन बना है। फिर आपको क्या करना है, घोलने के लिए फिर से उसको क्या करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। मतलब जो मिट्टी है उसको घोले रखने के लिए आपको बार बार विलयन को हिलाना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार स्थायी करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो सेम कंडीशन हमारे पास द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में है। तो यहाँ पे जो परिक्षिप्त परावस्था होती है वो परिक्षेपण माध्यम में नहीं घुल पाती है, तो उसको घोले रखने के लिए या विलयन को स्थायी बनाने के लिए उसमें कुछ विशेष कारक मिलाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, स्थायी कारक कहते हैं। वो स्थायी कारक क्या होते हैं, जो क्या कार्य करते हैं, वो परिक्षिप्त परावस्था के जो कण होते हैं उसको नीचे बैठने से क्या करते हैं, रोकते हैं। तो स्थायित्व की बात करें तो यहाँ पे किसी स्थायित्व कारक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इसमें स्थायी कारक की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है नंबर सेकंड, थर्ड गुणधर्म इसमें, और ये है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा इसमें कि जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे घरों में रोशनदान वगैरह होते हैं, वहाँ से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो हमें जो सूर्य का जो प्रकाश का जो पथ है वो दिखाई देता है, ठीक है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उस पथ में जो धूल और मिट्टी के जो कण होते हैं वो प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं। जब प्रकीर्णित करेंगे तो इसी वजह से उसका हमें क्या होता है, पथ दिखाई देता है। तो यही प्रभाव क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। यानी कि जब हमारे पास किसी भी कण के ऊपर सूर्य का प्रकाश जो टकराता है तो ये जो कण क्या करता है, इस सूर्य के प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित कर देता है, और यही घटना क्या कहलाती है, हमारे पास में टिंडल प्रभाव कहलाती है। अब हम बात करते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में। भाई द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में जो हमारे पास परिक्षिप्त परावस्था होती है वो पूर्ण रूप से घुल चुकी है, ध्यान रखना। जब पूर्ण रूप से घुल चुकी है तो यहाँ पे जब आप इसके अंदर जब आप प्रकाश को गुजारोगे, जब प्रकाश को गुजारते हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास परिक्षिप्त परावस्था के कण हैं ये इस प्रकाश को क्या करते हैं, प्रकीर्णित करते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में, या हम कह सकते हैं लगभग ना के बराबर, इसमें ध्यान रखना। तो यहाँ पे कम प्रकीर्णित करेंगे, इसी वजह से हमें इसके अंदर यानी कि इस विलयन के अंदर हमें प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता है। जबकि अगर हम बात करेंगे द्रव विरोधी कोलाइड, तो द्रव विरोधी कोलाइड में जो कण होते हैं वो घुले हुए नहीं हैं, वो क्या होते हैं, इसी तरह प्रेजेंट होते हैं। तो जब यहाँ पे प्रकाश को गुजारेंगे तो यहाँ पे जो प्रकाश है ये इन कणों से क्या करेगा, टकराएगा। जब इन कणों से टकराता है तो यहाँ पे ये जो कण होते हैं ये सूर्य के प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित करेंगे, और जिसकी वजह से हमें विलयन के अंदर जो प्रकाश है उसका क्या दिखाई देगा,
पथ दिखाई देता है इसमें। तो हम ये कहेंगे कि टिंडल प्रभाव ये कम शो करते हैं, ये अधिक शो करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो कम पाया जाएगा और यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या पाया जाएगा, अधिक पाया जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास इसमें नंबर 4 है गुण इसमें, ये है हमारे पास विद्युत अपघटन या विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत अपघट्य क्या होते हैं भाई, ऐसे हमारे पास कोई भी पदार्थ होते हैं जिनको आप किसी जैसे जल वगैरह में डालते हो तो वो जो पदार्थ होते हैं वो आयनों में टूट जाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे अब कोई भी पदार्थ अगर टूटता है तो यहाँ पे 2 प्रकार के आयन बनेंगे, ध्यान रखना। एक तो पॉजिटिव आयन बनेगा और दूसरा कैसा आयन बनेगा, नेगेटिव आयन बनेगा इसमें। तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में क्या होता है यहाँ पे कि जो भी हमारे पास परीक्षित प्रावस्था के जो कण हैं वो आसानी से घुल चुके हैं, यानी कि जो आसानी से या पूर्णतः रूप से घुल चुके हैं, तो जब आप इसमें कोई भी विद्युत अपघट्य डालोगे तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य के जो आयन बनेंगे वो इन परीक्षित प्रावस्था से क्या करते हैं, क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो यानी कि हम ये कहेंगे कि जो हमारे पास कोलाइडी विलयन है, कौन सा, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसका, विद्युत अपघट्य का प्रभाव। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें द्रव विरोधी कोलाइड में, तो यहाँ पे द्रव विरोधी कोलाइड में जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्ण रूप से घुले हुए नहीं होते हैं। तो जब आप इसमें क्या डालोगे, विद्युत अपघट्य को डालते हो, तो यहाँ पे 2 प्रकार के आयन हमारे पास, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे इस विलयन में जो हमारे पास आयन होते हैं वो अपोजिट आयन से क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और जुड़ के क्या करते हैं, नीचे पीपीटी का निर्माण करते हैं, यानी कि ये जो पदार्थ है ये अवक्षेप के रूप में क्या होते हैं, नीचे पैंदे में बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य का प्रभाव द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन पे नहीं होगा, जबकि द्रव विरोधी कोलाइड पे विलयन पे क्या होता है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो जो भी कोलाइडी कण होते हैं वो क्या करते हैं, पीपीटी का निर्माण कर लेते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट गुणधर्म हमारे पास है विलायकीकरण। विलायकीकरण, विलायकीकरण इसमें, सॉरी मैं साफ लिख रहा हूँ चीज़ को पहले। तो नेक्स्ट जो गुणधर्म 5 हमारे पास है और ये है विलायकीकरण। तो विलायकीकरण की अगर हम बात करें तो जो हमारे पास कोलाइडी जो परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम में द्रव स्नेही कोलाइड में क्या होता है, इनके बीच में आकर्षण पाया जाता है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इनका विलायकीकरण आसानी से हो जाता है या उच्च विलायकन क्षमता पाई जाती है, जबकि इन द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं होता है। जब अट्रैक्शन नहीं होता है तो हम कहेंगे इनके विलायकन ऊर्जा या घुलने की जो प्रक्रिया है वो क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है इसमें। तो ये हमारे पास थे द्रव स्नेही कोलाइड और द्रव विरोधी कोलाइड में। और नेक्स्ट हमारे पास जो गुणधर्म है वो है इसमें उत्क्रमणीयता वगैरह क्या होते, देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में क्या है, आकर्षण है, उनके बीच में अन्योन्य क्रिया होती है। तो यहाँ पे अगर आप परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को आपस में मिलाते हो जिनके बीच में आकर्षण होता है, तो वहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड बनेगा और आसानी से बन जाता है। लेकिन फिर हम क्या करेंगे कि इस द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन में द्रव जो परिक्षिप्त प्रावस्था है और परिक्षेपण माध्यम है, इन दोनों को क्या कर दें, अलग अलग कर दें किसी भी विधि के द्वारा। अगर इनको अलग अलग कर दें, अगर फिर से अगर इन दोनों को हम मिला के अगर कोलाइडी विलयन बनाना चाहते हैं तो कोलाइडी विलयन आसानी से बन जाएगा। ध्यान रखना, क्यों बन जाएगा, क्योंकि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में यहाँ पे क्या है, आकर्षण है। इसीलिए अगर आप इनको फिर से मिलाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे और किसका निर्माण करेंगे, कोलाइडी द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन का। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो
कि परिक्षिप्त परावस्था परिक्षेपण माध्यम को मिला के कोलाइडी विलयन बना सकते हो, फिर इन दोनों को अलग भी कर सकते हो। इसीलिए हम ये कहेंगे कि द्रव स्नेही जो कोलाइडी विलयन है ये किस प्रकृति का होता है, ये उत्कर्मणीय प्रकृति का होता है, ध्यान रखना। मतलब आप परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम को आप मिलाओगे तो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन मिल जाएगा। इनको अलग अलग करोगे तो ये क्या होगे, दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर से अगर आप इनको मिलाओगे तो आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या पाया जाता है, अट्रैक्शन पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द्रव विरोधी कोलाइड। अब यहाँ पे जो भी आपने परिचित परावस्था को डाला था उसके कण पहले से ही इसके अंदर नहीं घुल रहे, और आपको उनको घोलने के लिए आप क्या कर रहे हो, किसी स्थायी कारक का यूज़ कर रहे हो। भैया आप स्थायी कारक का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो इसी वजह से अगर आप इनको अगर आप स्थायी कारक की वजह से आपस में मिलाते हैं तो इनसे बड़ी मुश्किल से क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। लेकिन इनके बीच में आकर्षण है क्या, नहीं है, ध्यान रखना इसमें। अगर आप इन कोलाइडी विलयन में से आप परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम को आप किसी भी विधि के द्वारा अलग करोगे तो यहाँ पे ये दोनों अलग हो जाएंगे। अगर आप इनको फिर से अगर आप कोलाइडी विलयन बनाना चाहते हो तो क्या ये आसानी से कोलाइडी विलयन बना पाएंगे क्या, भाई नहीं बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में किसी भी प्रकार का अट्रैक्शन है ही नहीं। जब अट्रैक्शन नहीं है तो क्या बना पाएंगे, दोबारा से नहीं बना पाएंगे। इसलिए हम ये कहेंगे इसमें कि जो हमारे पास द्रव विरोधी कोलाइड है ये हमारे पास किस प्रकृति का होता है, अनुत्कर्मणीय प्रकृति का होता है। तो ये हमारे पास सेकंड टाइप था भाई, जिसमें द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों का परिक्षिप्त माध्यम और परिक्षेपण, जो परिचित परावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में अन्योन्य क्रिया के आधार पे। तो दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन और दूसरे कौन से होते हैं मेरे, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। इसमें नेक्स्ट बच्चों कोलाइडी विलयन का थर्ड टाइप हमारे पास है कि परिक्षिप्त परावस्था के कणों के आकार के आधार पे, यानी कि जब आप किसी कोलाइडी विलयन को बनाते हो तो परिक्षेपण जो परावस्था होती है, माध्यम होता है, उसमें जो परिक्षिप्त परावस्था मिलाते हो यानी कि जो पदार्थ मिलाते हो उनके कणों के आकार के आधार पे हमारे पास जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है बहु आणविक कोलाइडी विलयन और सेकंड हमारे पास है वर्ध आणविक कोलाइडी विलयन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कोलाइडी विलयन होता है उस कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में क्या होता है, उनके कणों का आकार होता है। तो कोलाइडी विलयन बनने के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो भी आप पदार्थ मिलाओगे या परिक्षिप्त जो परावस्था है उसमें उसके कणों का आकार इतना होना चाहिए। अगर उनके कणों का आकार इससे कम है या ज़्यादा है तो वो विलयन कोलाइडी विलयन नहीं होगा। भाई कोलाइडी अगर उससे कणों का आकार कम है तो ये हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे पास जो मिश्रण बनता है वो क्या कहलाएगा, विलयन कहलाता है, और जिसको वास्तविक विलयन कहेंगे। अगर ऐसे आपके पास कोई भी मिश्रण जिसमें कणों का आकार बड़ा है तो उसको हमने क्या नाम दिया था, निलंबन नाम दिया था। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था बेटा। तो यहाँ पे ज़रूरी बात ये है कि अगर कोई भी हमारे पास कोलाइडी विलयन है तो उसमें जो परिक्षिप्त परावस्था है उसके कोलाइडी कणों का आकार 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। अब फर्स्ट हम बात करते हैं वृद्ध आणविक कोलाइड की बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसमें बहु आणविक कोलाइड की बात करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे इस कंटेनर में क्या है कि कोई भी मिश्रण है और जिसमें मिलाया गया जो पदार्थ है उसमें कणों का आकार 1 से लेके 1000 नैनोमीटर से क्या होगा, कम होगा, ध्यान रखना।
यानी कि 1 नैनोमीटर से क्या होगा, यहाँ पे आकार इसका कम होगा। भाई अगर इन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम है तो क्या ये कोलाइडी विलयन बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कोलाइडी विलयनों के लिए जो अणुओं का आकार है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये कण होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, इकट्ठा होना या जुड़ना स्टार्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो आपके पास ये छोटे आकार के कण होते हैं ये जुड़कर एक बड़े अणु का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और जो ये बड़ा अणु होता है इसका आकार होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। यानी कि जो बड़ा अणु बना है इसका नाम क्या होगा, कोलाइड अणु, या इसको क्या कहेंगे, कोलाइडी अणु कहेंगे, ध्यान रखना इसमें। तो बहुआण्विक कोलाइड विलयन में क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे जो कण होते हैं वो आपस में जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। और ये जो बड़ा अणु है इसका आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। और इन कणों को क्या कहेंगे, कोलाइडी अणु या कोलाइडी कण कहेंगे। और ये जो इस प्रकार के कोलाइडी कणों से मिलकर बना हुआ जो भी कोलाइडी विलयन है उसको क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे एक बात, यहाँ पे जो हमारे पास इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो छोटे छोटे कण हैं वो जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करेंगे और जिसका आकार क्या होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो यहाँ पे ये जो आपको छोटे छोटे कण दिख रहे हैं ये सारे क्या करते हैं, आपस में संगुणित हो जाते हैं और आपस में जुड़कर यहाँ पे एक ऐसे कणों का निर्माण करेंगे जिनका आकार क्या होगा, हमारे पास कोलाइडी कणों के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या कहलाएंगे, ये बहुआण्विक कोलाइड कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल हमारे पास है सल्फर सोल, यानी कि सल्फर का जो हमारे पास सोल या कोलाइडी विलयन बनता है वो इसमें। और इसी तरह गोल्ड सोल होता है इसका एग्जाम्पल, सिल्वर सोल होता है। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल, हमारे पास बहुआण्विक कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वृहद आणविक कोलाइड। अब वृहद आणविक कोलाइड में यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास किसी विलयन में जो कण होते हैं उनका आकार 1000 नैनोमीटर से क्या होता है, अधिक होता है। जब उनका आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है तो क्या वे कोलाइडी कण बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। भाई कोलाइडी कण नहीं बना पाएंगे तो क्या करते हैं कि इन बड़े अणुओं को हम क्या करेंगे, किसी भी विधियों के द्वारा इनको क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो जब इस बड़े कण को हम विभाजित करते हैं तो ये अनेक छोटे छोटे कणों में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। और इन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। यानी कि अब ये जो कण है ये किसका काम करेंगे, ये कोलाइडी कणों का काम करेंगे। अब कोलाइडी कणों का काम करते हैं तो इससे अगर हम विलयन बनाते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वृहद आणविक कोलाइडी विलयन। यानी कि इस प्रकार के कोलाइडी विलयन में जो बड़े बड़े कण होते हैं उनको विघटित करके उनको छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है और जिन कणों का आकार किसके, कोलाइडी कणों के बराबर होता है। और इस प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए जो भी कोलाइड होते हैं वो कहलाते हैं वृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल हमारे पास स्टार्च और इसमें नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन और नेक्स्ट हमारे पास क्या इसमें, एंजाइम इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास ये तो क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। इसी तरह हमारे पास कृत्रिम भी होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा जो पॉलीमर्स वगैरह, नायलॉन जो हमारे पास होता है 6 वगैरह इसमें, इस तरह पॉलिस्टर, पीवीसी। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे पास वृहद आणविक कोलाइड होते हैं। नेक्स्ट इसका एक टाइप और है और ये हमारे पास टाइप नंबर 3 है और जिसका नाम है संगुणित या संगुणन संगुणित कोलाइडी विलयन
कोलाइडी विलियन। तो इसका एक थर्ड टाइप और है हमारे पास, संगुणित या संगुणन कोलाइडी विलियन। इसका एक और नाम होता है सहचारी, सहचारी कोलाइडी विलियन कहते हैं इसमें। अब सबसे पहले देखो हमारे पास एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें साबुन की बात करते हैं। सबसे पहले साबुन का फॉर्मूला क्या होता है, C17H35 COO और Na+ और क्या हमारे पास में CO-। तो ये हमारे पास जो साबुन होते हैं ना, ये उच्च वसीय अम्लों के या तो सोडियम के लवण होते हैं या पोटेशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं। यानी कि जो हमारे पास जो अम्ल होते हैं, यानी कि अम्लों का हमें क्या प्राप्त हो, लवण। इसमें भाई जब अम्ल की अभिक्रिया हम किसी क्षार वगैरह से कराते तो क्या बनता है, लवण ही बनता है इसमें। तो यहाँ पे साबुन के निर्माण की विधि में हम अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं, चाहे NaOH से कराते हैं या KOH से कराते हैं। अगर NaOH से कराओगे तो आपको सोडियम का लवण मिलेगा, अगर आप KOH से कराओगे तो आपको पोटेशियम का लवण मिलेगा इसमें, ठीक है। अब ये यहाँ पे वर्ड दे रखा है उच्च वसीय अम्ल, तो ध्यान रखना ऐसे कोई भी कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नंबर 9 से और कार्बन नंबर तक 20 तक मतलब उच्च कार्बन पाए जाते हैं, वो सारे के सारे यौगिक वसा में काउंट होते हैं या सारे के सारे यौगिक क्या होते हैं, वसीय होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। अब जो हमारे पास साबुन है इसको तो जैसे हमारे पास साबुन है तो साबुन की स्टेज जैसे बनाते हैं फ्लैश में, तो हमारे पास 17 कार्बन है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको हम आगे डीप पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको शॉर्टकट में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस चीज़ को। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास जो साबुन का हमारे पास आयन है वो हमारे पास ये है इसमें, ठीक है। यहाँ तक तो हमारे पास ये अणु है और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सोडियम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास साबुन का आयन यानी कि स्टीरेट जो आयन बनेगा उसके भी दो भाग होते हैं। एक तो हमारे पास ये आगे वाला भाग जिस पे चार्ज होता है नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोकार्बन इसमें। तो यहाँ पे फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि साबुन को जब हम विलयन में डालते हैं, जल में डालते हैं, तो साबुन के दो प्रकार के आयन बनेंगे साबुन से। एक तो सोडियम आयन बनेगा और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, स्टीरेट आयन बनेगा, ठीक है। फिलहाल हमें सिर्फ इतना यही याद रखना है कि यहाँ पे क्या बनेंगे, आयन्स बनेंगे इसमें। तो यहाँ पे अगर आपने क्या किया इसमें, जब आपने इस किसी भी जल में जब आपने सोडियम को कम मात्रा में डाला, मतलब जो साबुन है उसका आपने कम यूज़ किया है, तो आपने कम मात्रा में डाला है, तो यहाँ पे इस विलयन के अंदर जो हमारे पास साबुन के आयन हैं वो क्या होंगे, कम मात्रा में प्रेजेंट होंगे। जब कम मात्रा में प्रेजेंट होंगे तो ये आयन क्या करेंगे, फ्री घूमेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे आयन में क्या मिलेगा आपको, एक तो नेगेटिव आयन और क्या मिलेगा, पॉजिटिव आयन मिलेगा। तो यहाँ पे जो साबुन का अणु है अगर उसकी क्वांटिटी कम होती है तो ये जो साबुन के अणु है ना, ये विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं। मतलब ये आयनों के रूप में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आप इन साबुन के अणुओं की संख्या को बढ़ाते रहते हो तो एक कंडीशन वो आती है कि जिसके ऊपर ये जो हमारे पास साबुन के जितने भी आयन थे वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ जाने के बाद एक बड़े अणु का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और ये जो बड़ा अणु है इसको हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं, ठीक है। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डीप से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये याद रखना है कि ऐसे कोई भी पदार्थ जिनकी विलयन में अगर मात्रा कम होती है, सांद्रता कम होती है, तो या तो उस समय तो विद्युत अपघट्य की तरह काम करेंगे, मतलब आयनों के रूप में प्रेजेंट रहेंगे। अगर उनकी एक निश्चित मात्रा हो जाती है तो उस निश्चित मात्रा के ऊपर ये जो आयन्स होते हैं ये आपस में इकट्ठे होकर
एक बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं और यहाँ पे जो बड़ा अणु बनेगा उसका नाम क्या होगा, मिसेल नाम होगा, ध्यान रखना। और ये जो बड़ा अणु है इसका आकार कितना होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा। तो ये आपको जो हमारे पास संगुणित है यानी कि थर्ड टाइप है, ये आपको सेम लगेगा। किसके अकॉर्डिंग सेम लगेगा, बहुआण्विक कोलाइड के अंतर्गत। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमारे पास अगर इन कणों की सांद्रता अगर कम होती है तो ये विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे अगर इनकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है तो एक निश्चित सांद्रता के ऊपर ये क्या करते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और एक बड़े अणु का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, जिसको क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो कण होते हैं, ये जो कण आपस में एक बल है सहसंजक बल, इसमें सहसंजक बल या वांडरवाल बल के द्वारा जुड़े होते हैं। इसीलिए इस प्रकार के जो हमारे पास कोलाइड हैं इनको क्या कहते हैं, सहचारिक कोलाइड के नाम से जाना जाता है। तो थर्ड टाइप था हमारे पास में कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पे कणों का वर्गीकरण कोलाइडी कणों का, इसमें ठीक है, कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। तो 3 प्रकार के हैं, बहुआण्विक, वृहदाण्विक, संगुणित। इसमें अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे मिसेल, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे मिसेल के बारे में कि मिसेल का निर्माण कैसे होता है और साबुन की स्ट्रक्चर कैसे होती है इसमें।